डे 29 है आज हम लोगों का, और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग। देखो वैल्यू पुटिंग का मैं सोचा था बहुत लंबा क्लास लूँगा, लेकिन थोड़ा सा समय की दिक्कत हो गई, इस वजह से मैं ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं प्लान कर पाया। इसमें मैं छोटा क्लास ही ले रहा हूँ, और इसमें जो मेजर फोकस है ना, इस साल के सीडीएस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। लाइक सीडीएस के जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इवन में ज्योमेट्री के जो मेंसुरेशन के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिक वाले, वो सब सवाल है। सारे के सारे मैं फोकस किया हूँ, सब के सब जितने भी सवाल हैं वो सीडीएस 2023 के सवाल है। और ये जो सवाल थे ना, मतलब ये ऐसे सवाल थे जो देखने में डरावने थे, लेकिन अगर आप इसे कर पाते तो मुश्किल से 30 सेकंड, 35 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में होने वाले सवाल थे। ये तो नहीं बोलूँगा कि सीडीएस का पेपर इजी था, आप 2 घंटे की जगह 1 घंटे में कर लोगे, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर बोलूँगा भाई कि कुछ सवाल बहुत डिफ़िकल्ट थे, कुछ दिखने में डिफ़िकल्ट थे, और कुछ डुएबल थे इजीली। तो आप उस सेक्शन वाइज बांटोगे, आपको अगर स्किप करने आता है, कौन से सवाल को कैसे करने आता है, आप ऐसे जिद्दी टाइप नहीं हो कि मैं जो सवाल देखा उसे उसी टाइम करूँगा, तो आप सीडीएस को इजीली क्रैक कर जाते सारे सवालों को। सारे बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 100 में 100, लेकिन ना मैक्सिमम सवालों को आप क्रैक कर जाते पेपर में। मैं आपको और दिखा दूँ सवालों को, ये सारे लेकर आया हूँ, चलो मैं करेंगे तो देख ही लेंगे। जैसे एक आधे सवाल ये भी थे आपके जो मेंसुरेशन टाइप के सवाल थे, मेंसुरेशन के सवाल थे। अगर आप देखोगे तो सीजीएल मेंस में भी मेंसुरेशन के सवाल एल्जेब्रा से मिक्स होकर आया है, एल्जेब्रिक टर्म्स देकर आया है, जिसमें आपके मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट यूज है। आप अगर 3D देखोगे, 2D देखोगे, ज्योमेट्री देखोगे, तो बार बार ऐसी चीज़ें रिपीट होते रहती है, जहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म ABCDEF के टर्म में दिया रहता है, और आपसे मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट, आपसे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, कोई ज्योमेट्री का थ्योरम, कोई मेंसुरेशन का फॉर्मूला पूछ लेता है। इवन आप कोन में देखोगे तो कई बार पूछे गए हैं, आप स्फीयर में देखोगे तो पूछे गए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पूछे गए हैं, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछे गए, पास्ट में सब कुछ पूछे गए हैं। इवन एक सवाल में देखा, कई सवाल, एक सवाल क्या, एक तो प्रॉपर एकदम डेटा भी चेंज नहीं था, CHSL का सवाल सीधा सीडीएस 2023 में आ गया था। अगर आपको याद हो, शायद वो सवाल रखा हूँ कि नहीं रखा हूँ मुझे ध्यान नहीं, मैं ये वाला सवाल था, शायद आपको ध्यान हो कि x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, अगर आप जाके पढ़ोगे तो मिल जाएगा, और x साइन क्यूब थीटा जाके आप देखो, CHSL 2020 का सवाल भी y कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सेम सवाल आपके सीडीएस में है, और सेम सवाल आपके जाके देखो CHSL 2020 में आया है। इवन डेटा भी चेंज नहीं है। तो जो बच्चा पढ़ रहा है, जो अपना ध्यान इधर उधर रख रहा है, सारे सवालों को देख रहा है, वो कर ले जाएगा। जो सिर्फ हवा में उड़ रहा है, जो बातों में बातें एकदम सुन रहा है, इधर उधर की बातें बना रहा है, तो बातों से ना बातें बनती है भाई, सवाल नहीं बनता। सवाल बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो मैं आपसे एक बात यहाँ पे बोलूँगा, ये हमारा सीडीएस के पेपर को सॉल्व करने का सेशन है, मतलब जो उसके वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने का सेशन है। अगर मैं बोलूँ तो आपके 2 सवाल, 5 सवाल या 4 सवाल थे, 6 सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें एक था a+b बराबर 90 डिग्री पर, और एक जो लिखा CHSL वाला सवाल, और 4 सवाल आप देखते ही 5-5, 6-6 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 6 में से 4-5 सवाल तो ऐसे देखते ही सॉल्व कर लोगे 1 से 1.5 मिनट में। मैं बात करूँ एल्जेब्रा का, तो एल्जेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन थे, 15-18 क्वेश्चन होंगे कम से कम, जिसमें से 10-12 सवाल को आप कम टाइम में कर लेते, 3-4 सवाल को आपको काफ़ी टाइम देकर बेसिक से करना पड़ेगा, और 1-2 सवाल वहाँ पे बनाना डिफिकल्ट था, जिसमें आपको HCF LCM के भी कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे। अब आप देखो कि उसको बाइफरकेट तो करो ना, आप सोचोगे सबको और ये भी हार्ड होगा, वो भी हार्ड होगा, ये भी हार्ड होगा, नहीं। आप देखो, डिसाइड करो क्या ये डुएबल है, करो, अगर डुएबल है तो, नहीं तो स्किप करो। ये होता है पैटर्न करने का। अगर सोचोगे कि मैं एक लगातार डिफिकल्ट आ रहा है तो कोई डुएबल ही नहीं है, या फिर कोई बड़ा आ रहा है तो डुएबल ही नहीं है, तो ऐसे पेपर नहीं सॉल्व होता। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यू पुटिंग है वो हम लोगों का मेजर 2 जगह फोकस होता है, एक होता है आपका एल्जेब्रा और एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आई प्रॉमिस कि आपको आने वाले कुछ महीने बाद एक सेशन में वैल्यू पुटिंग पे दूंगा।
जिसमें लगभग हम लोग 100 सवाल सॉल्व करेंगे या फिर 100 से ज़्यादा, और 5 to 6 आवर्स का सेशन हो सकता है, या फिर कम में कंप्लीट हो जाए तो कम में, टाइम नहीं बता सकता, लेकिन 100 के लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उस सेशन को मैं दूंगा तो लास्ट 6 ईयर 7 ईयर के क्वेश्चन निकाल के दूंगा। मैं निकाल रहा था, थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से मैं ये सेशन सिर्फ CDS 2023 से ओरिएंटेड रख दिया। अब मैं बात करूँ सिर्फ एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अगर आप बात करो तो कुछ पार्ट ज्योमेट्री में और कुछ मेंसुरेशन में भी यूज होता है, तो हम लोग उसके भी कुछ कुछ सवाल करेंगे। लेकिन जो मेजर यूज है ये 2 जगह है, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वैल्यू पुटिंग नहीं यूज करना है। एल्जेब्रा के किन फिक्स पैटर्न के सवालों में वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के किस टाइप के सवालों में वैल्यू पुटिंग नहीं करना है, अगर आप करोगे तो लेंदी हो जाएगा। तो आपको कहाँ पे नहीं करना है ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। सिर्फ आप रट के चले जाओगे कि मैं सवाल देखूंगा और वैल्यू पुटिंग कर दूंगा, तो आप मिस्टेक कर दोगे और आप टाइम भी ले सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है कि मेरे को इस सिचुएशन में वैल्यू पुट करना है और इस सिचुएशन में वैल्यू पुट नहीं करना है। अगर आप दोनों चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाओगे तो आप सवाल को कम टाइम में करोगे। हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताया, आने वाले टाइम में थोड़ा सा ना दिक्कत हो गया भाई, एक्चुअली ना ऐप पे ना ज़्यादा क्लास हो गई है, परेशान सा हो गया हूँ, जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। और मेरे एक और चैनल है बिहार योद्धा, तो वहाँ भी बच्चे बार बार बोल रहे थे, इस वजह से वहाँ पे भी क्लास देना पड़ रहा है। अब मैंने एक एक करके कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको कंप्लीट करके अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं 101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो इसको निपटा देते हैं 2 दिन में, फिर ये करेंगे और जल्दी जल्दी निपटाते रहेंगे। चलो, ये चीज़ें तो आपको पता है। आपको हर वीडियो को सीक्वेंस में देखना है। PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा ये सेव करके, और आपको पसंद आता है तो प्लेलिस्ट अपने दोस्तों में शेयर करो। और कोई भी पेड कोर्स का इंक्वायरी लेना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। देखो, पहला सवाल है आपके सामने। सवाल है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज इट्स बेस लेंथ 2a एंड इट्स हाइट इज h. On each side of the triangle a square is drawn external to the triangle. What is the area of the figure thus formed? एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका बेस लेंथ 2a है और इसका हाइट h है। आपको पता है ना कि जो हाइट होता है यही मीडियन होता है, यही आपका एंगल बाई सेक्टर होता है, यही आपका साइड बाई सेक्टर होता है। मतलब इसी लाइन पर चारों के चारों जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर लाई करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो मतलब ये साइड भी A है और ये साइड भी A, ये तो देखते ही पता हो जानी चाहिए, ये बेसिक सी बात है। नेक्स्ट, अगली बात बोला गया कि सारे के सारे साइड पर एक एक स्क्वायर फॉर्म किए गए। यहां भी एक स्क्वायर फॉर्म किया गया, यहां भी एक स्क्वायर फॉर्म किया गया और यहां भी एक स्क्वायर फॉर्म किया गया। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तीनों साइड पर एक एक के स्क्वायर फॉर्म किए गए। आपसे बोला गया पूरे फिगर का एरिया क्या होगा। अब ऐसे जगह पर आप अगर यहां पाइथागोरस लगा रहे हो और यहां h² प्लस a² लिख रहे हो, ये साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ h² प्लस a² लिख रहे हो, और ये साइड का लेंथ h², ये साइड का लेंथ 2a लिख रहे हो, तो आप अगर जोड़ोगे कि 2 का h r² ये जोड़ो, थोड़ा टाइम लग सकता है लिखने और जोड़ने में। ऐसे जगह पे मैं सजेस्ट करता हूं 3 4 5 पुट कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल पुट कर दो, क्या दिक्कत है। वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको ऐड करना, डुएबल है और ऐड किया जा सकता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं किया जा सकता। अगर जो जोड़ने वाला हो तो 2 का h r² 5² 6² और h² 2h², और ये हो जाएगा 1/2 2a इंटू h ah, आंसर हो जाएगा 6a² प्लस 2h² प्लस h। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि ये आसान नहीं है करना पेपर में। ऐसे जगह पे मेरे ख्याल से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड गो विथ नंबर्स। अगर आप नंबर से जाओगे ना तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा।
देखो मैं आपको बताया एक बात, दूसरी बात भी बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे नंबर रख दोगे छोटे छोटे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ऐसे केस में। ऐसा नहीं है कि ऐसे डुएबल नहीं था। मैंने क्या कहा कि ए को 3 पुट कर दो, एच को 4 पुट कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आप निकालना है तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 3 3 6 का स्क्वायर 36 होगा, और ये 4 इंटू 6 24 का आधा 12 होगा। तो 25 25 50 36 12 48, जिसका सम 98 आए वो आंसर टिक कर दो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि डुएबल नहीं है, लेकिन क्या बोलना चाहता हूँ आप इस बात को समझना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। वहाँ पे ना लिख के ए बी एच ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए, ऐसे लिखने पर ना जो टाइम वेस्ट होगा तो हमें प्रेशर आने लगता है कि यार ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ लिखने में। उस टाइम ना भले ये आपका ज़्यादा टाइम ले ले वैल्यू पुटिंग, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। समझ रहे हो ना? अब मैं अगर बोलूँ कि पुट करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पुट किया, ए का वैल्यू 3 लिए थे, 3 का स्क्वायर 9 छक्के 54, एच को हमने 4 लिया था, 4 का स्क्वायर 16 दूना 32, और 2 तिया 6 चौके 24। ठीक है, ठीक है। 4 4 8 2 10, 5 3 8 2 10, अधिक हो गया, मोर देन 100 हो गया। ये हो गया 54। एच का स्क्वायर पुट करो, 4 का स्क्वायर 16 2 32, और 4 तिया 12, 2 2 4 4 8, 5 3 8 1 9, 98 हो गया। ऑप्शन बी आंसर। क्लियर है? जी सर। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ऐसे सवाल में क्या करोगे? मेरे ख्याल से सीधा सीधा जाओ आप। कैसे? वैल्यू पुटिंग। क्यों ही करना आपको भाई, आप खुद ही बताओ ना। अरे होगा ही नहीं अगर आप करने चले गए कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। खुद सोचो कितना टाइम लगेगा। मुझे पता है कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, 3 4 5 ले लेते हैं। जल्दीबाजी में ये काम मत करना कि 3 4 5 ऐसे ले लिया। एक कंडीशन था, उस कंडीशन को फुलफिल करा देना। वो कंडीशन क्या है कि ए ग्रेटर देन है बी, बी ग्रेटर देन है सी। तो मैं ए को 5, बी को 4, सी को 3 ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है। मैंने ए को 5, बी को 4 और सी को 3 ले लिया। पुट करते हैं, 5 4 9 3 12, 5 4 9 से 3 गया 6, 5 से 4 गया 1 3 4, 5 से 4 गया 1, 1 से 3 गया -2। मल्टीप्लाई किया तो 12 दूना 24, 6 चौके 24, माइनस 24 का स्क्वायर 576। पुट करते हैं, ये तो होगा नहीं आंसर। कोई बोला कैसे सर? मेरे को नेगेटिव 576 चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, इसे चेक नहीं करना है। हम लोग इसे चेक करते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर को। तो मेरे को पता है कि बी जो है मेरा वो 4 है और सी जो है मेरा 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 144 गुणे 4, आंसर हो गया ऑप्शन बी। वैसे ए वाला चेक करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो देख के समझ गया था कि बी ही होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं। मैंने पुट करके बताया, रीजन बताऊं। ए जो है ना, ए में 5 है और 5 कभी भी कोई इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 दे देगा एंड में। तो इसे चेक करने का कोई वैल्यू मतलब बनता नहीं था, क्योंकि 5 चौका 20 हो जाता, 5 दूना 10 हो जाता, और यहाँ पे मेरे को 576 चाहिए। क्लियर है? यस सर। इजीली डुएबल था अगर आप अप्लाई कर पाते हो तो, फिर नहीं तो फंस जाओगे। और कभी भी जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट फंसा रहा है, you should go with 3 4 5. 3 4 5 is the first basic ratio, basic triplet. अगर आप ट्रिपलेट की क्लास नहीं देखे हो तो आई थिंक डे 12 या डे 13 अपना ट्रिपलेट था, जाके उसे देखो, उसमें काफी सारे यूजेस और भी बताया हूं मैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सवालों में वैल्यू पुटिंग करो तो आप कभी भी वैल्यू पुट करो तो कुछ चीजों का ध्यान रखा करो। लाइक कोई अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। अनडिफाइंड फॉर्म क्या होता है? तो वैसे तो 7 अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, लेकिन हमारे पास 7 का यूज नहीं होता। हम लोग एसएससी का तैयारी करते हैं तो हम लोग 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला चीज़, कभी बेस में 0 ना बने, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो। डिनोमिनेटर 0 होता है तो इनफाइनाइट बनने लगता है, अनडिफाइंड फॉर्म बनने लगता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, हम लोग के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना,
मैथमेटिकल ऑपरेशन इज ए चैप्टर इन क्लास 11 जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसको फुलफिल करे, जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करे। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ध्यान से देखना, अगर कोई उस पर बोले नहीं नहीं है, मैं बोला है, जबरदस्ती करा दूं क्या, b बराबर 0 a बराबर 1, मैं बोला 1 बराबर 1, देखो तो सेटिस्फाई कर गया। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, जो जनरल फॉर्मूला है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जबरदस्ती हम लोग करा रहे हैं अपने हिसाब से, है ना। और भी चीजें होती, कई बार मैं अभी आपके सामने प्रूफ करके 1 बराबर 2 ला दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे सारे पॉसिबल कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। एज आई प्रॉमिस कि मैं आने वाले टाइम पे जब क्लास दूंगा ना, अगर लंबा सा, उसमें मैंने एकदम एक एक कंडीशन पर एक एक क्वेश्चन रखते जाऊंगा, 2-2 क्वेश्चन रखते जाऊंगा, कैसे वो फेल हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। वैसे मैं आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुट करो तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। पहला, कोशिश करो कि उसके ऑप्शंस इंटीजर हो, नोट डाउन कर सकते हो सारे पॉइंट को। देखो ऑप्शन इंटीजर है, जी हाँ सर, ऑप्शन इंटीजर है तो पहले आप श्योर हो जाओ कि हाँ वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर आप देख रहे हो कि साइन के टर्म ज्यादा है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ट्राई टू गो विथ 0 एंड 90। अगर नहीं सेटिस्फाई होता है 0 एंड 90, तब जाके आप किसी और वैल्यू को पुट करो। अगर आपके उसमें साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है, सेक भी है, कॉट भी है, कॉसिक भी है, अगर सारे टर्म्स एक साथ है तो ट्राई टू गो विथ 45 डिग्री। अगर नहीं सेटिस्फाई होते तब जाके आपको 30-60 ट्राई करना है। और जब आपको टेन सेक कॉस ये सब होते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 और 90 से नहीं जाना है, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। उसके कंडीशन होते हैं किस कंडीशन में चले जाना है, लेकिन कोशिश करो जाओ ही ना। कंडीशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट चीज को, कि आप ये छोटी छोटी बात, अगर इंटीजर है तो आप श्योर हो जाओ इसको तो मैंने वैल्यू पुटिंग से ही करनी, और कैसे नहीं करना, और कोई तरीका सोचना ही नहीं है, इंटीजर है तो। अब मैं अगर आपको इंटीजर से कराऊं, देखो इंटीजर मतलब इंटीजर है तो मैं वैल्यू पुटिंग से कराऊं। मैं क्या बोला, साइन हो कॉस हो तो 0 90 कोई भी पुट करो। जब आप साइन थीटा के 0 पुट करोगे, साइन 0 0 होता है, कॉस 1 होता है, याद है ना, नहीं याद है क्या, कि जो साइन 0 डिग्री होता है वो 0 होता है, और साइन 90 डिग्री होता है वो 1 होता है, और ये कॉस 90 के बराबर होता है, और ये कॉस 0 के बराबर होता है। जी सर, तो आप कोई एक पुट करोगे, जैसे साइन के पार्ट को 0 पुट करोगे कॉस 1 हो जाएगा, और कॉस को 0 पुट करोगे तो साइन 1 हो जाएगा। या तो थीटा 0 रख दो या थीटा 90 रख दो। अब मैंने क्या बोला कि भैया अपन एक को 0 एक को 1 रख रहे हैं, तो मैंने कॉस को 0 ले लिया, खत्म हो गया कॉस अपनी जिंदगी से। अब साइन को उठाते हैं, 3 इंटू 1 टू द पावर 4 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 1, 6 3 9 4 13। क्लियर है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शंस इंटीजर हो तो बेस्ट है कि ऑप्शन मतलब वैल्यू पुटिंग से जाओ। उसके बाद वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना है कि अनडिफाइंड फॉर्म ना बने, ठीक है। चलो देखो यहां पे भी साइन कॉस ही है, ये पेपर का भी, ये भी आपका जो ये वाला पार्ट है ना, अगर मैं बात करूं सीडीएस में, तो ये सवाल आपके सीजीएल में आ चुका है अलग से एक पार्ट में। यहाँ पे 2 सवालों को मिला दिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर सवाल का बात करूं, एक सिंगल सवाल आपके एसएससी में आया हुआ है। अब आपको दिखाऊं कि ये वैल्यू पुट करना है। मैं कॉस को 0 साइन को 1 करता हूं, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1/1, ये 0 हो गया, तो 1 बराबर 1 सेटिस्फाइड। साइन को 0 कॉस को 1, इसको कुछ भी पुट कर लो, साइन को ही 1 कर लेते हैं, तो 1 - 1 0 हो गया, और इधर पूरा 0 हो गया, 0 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाइड। 1 और 2 दोनों सेटिस्फाइड। नहीं समझ में आया क्या, फिर से एक बार समझा दूं, समझा देता हूं, आ जाओ। मैंने क्या करा कि साइन को 1 और कॉस को 0 रख दिया, साइन थीटा को 1 और कॉस को 0 रख दिया, इट मीन्स मैंने थीटा को 90 रख दिया है। अब जैसे साइन को 1 रखोगे और कॉस को 0, तो कॉस वाले पार्ट खत्म हो गए, 0 हो गए, 1/1 1, और ये प्लस का 0 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जी सर, मैंने कॉस को 0 रखा तो 0 इंटू कुछ भी 0, और 1 - 1 0, तो 0 बराबर 0 हो गया, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बोथ 1 and 2। किसी को डाउट लग रहा है कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होगा, 30 पुट कर लो, 45 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा।
ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों में ही आपको टाइम बचाना था। अगर बोलो ट्रिगो का सवाल था, इसको 5-6 सेकंड में निकल जाना था, इससे आपको 5-6 सेकंड में निकल जाना था, 10 सेकंड में। समझ रहे हो ना? ये टाइम बचा के आपको उन क्वेश्चन पे डिवोट करना होता है ना जहां पे आप नहीं लगा सकते। अब इस सवाल में वैल्यू पुट करना है 7 sin to the power 4 थीटा प्लस 9 into cos to the power 4 थीटा प्लस 42 into sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस चीज को समझना, यहां पे फटाफट 90 और 0 नहीं डालना। एक कंडीशन है मेरे पास कि थीटा जो है ना वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। मतलब वो चिल्ला रहा है, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, मेरे को सुनाई पड़ रहा है। क्या चिल्ला रहा है कि 30, 60, 45 में से कोई रख ले, 90, 0 नहीं रखना, ऐसे चिल्ला रहा है। तो हम लोग किस किस वैल्यू से जा सकते हैं? आइदर वी कैन गो विथ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। अब मैं किसी एक के साथ जा सकता हूं। अब वो कोई भी एक होगा, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं। वैसे भी ऑप्शन देखो तो 10 45 का भी वैल्यू है, 10 60 का भी वैल्यू है, 10 30 का भी वैल्यू है। एग्जामिनर कमीना है, मुझसे 10 थीटा का वैल्यू पूछा गया था। अगर वो शरीफ होता, जो आंसर होता सिर्फ उसी को दे देता, लेकिन वो कमीना है। उसने क्या करा, उसने 30 60 45 तीनों से वो आंसर दे दिया ऑप्शन में कि आप ना सॉल्व करके देखो। तो नाउ अपन हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करेंगे, एक एक पुट कर रहे हैं। पहले 45 पुट कर रहे हैं। कोई बोलेगा क्यों 45 क्यों? तो जवाब ये है मेरे लाल कि आप 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है तो हमें वैल्यू पुट करना आसान होगा। देखो मेरे को आंसर लाना होता तो मैं बोल देता, देखो मैं बता दूं क्या आंसर आएगा, 30 लग रहा है आंसर, 30 आंसर होगा। अब मैं 30 आंसर ला देता, लेकिन मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूं कि मैं आंसर ला दूं वो बड़ी चीज नहीं है, आप आंसर ला दो वो बड़ी चीज है। अब मैं 45 क्यों रख रहा हूं, रीजन बताया, क्योंकि 45 पुट करना पहली बार में आसान है। मैंने 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन भी होता है सर 1/√2, कॉस भी होता है 1/√2। नाउ अगर अपन पुट किए तो 7 × 1/√2 टू द पावर 4, तो 1/4, 7/4, ये 9/4 और 42/2। सर गलत हो गया, कैसे? सर इन तीनों को मिलके 16 आना था, ये अकेले 21 है, 21 में कुछ ऐड ही करना है अभी मेरे को, गलत हो गया ना। अब मैं अपन ना 30 पुट करते हैं। कोई बोलेगा सर 60 क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको जवाब दे दूं, तो आपको पता है कि साइन इंक्रीजिंग होता है। अगर मैं 45 से 60 पे जाऊंगा तो वैल्यू और बढ़ा देगा, मुझे पहले से ही बड़ा आ रहा है 16 से, तो अपन छोटे की तरफ चलते हैं, 30 पुट करके देखते हैं। 30 जो है ना क्या होता है, ये 1/2 होता है, तो 1/2 टू द पावर 4, 7/16। ये क्या होगा, 9 × √3/2 टू द पावर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 81/16। और ये 42 1/2 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर अपॉन 4, 42/4 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं, 81 7 88/16, तो ये हो गया 11/2 और ये हो गया 21/2, जो कि मिलके आया 32/2 और सेटिस्फाई कर गया 16। इट मीन्स हम लोग का थीटा जो है वो 30 डिग्री है और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। जब आप लोगों से मैं बोला था ना कि मैं तो देख के बता दूं कि 30 आंसर होगा, मैं यही देख के बताया था कि जैसे ही 45 रख रहा था तो ये 16 से ज्यादा हो रहा था, तो मुझे पता चल गया कि 45 से छोटा वाला आंसर होगा और 45 से छोटा सिर्फ 30 था। तो ये चीजें मैं बताया कि क्यों फेल हो रहा है। मैं आंसर टिक करना, मतलब आंसर टिक करना तो बहुत ईजी है भाई, है कि नहीं, आपके सामने है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि कैसे आया, क्यों हुआ, क्यों नहीं गए, क्यों गए, ये डिफिकल्ट है ना। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि आप क्यों कोई चीज कर रहे हो। रैंडम करोगे, रटोगे तो पेपर वाले दिन फंसोगे, रटो मत। वैल्यू पुटिंग में भी आप इस चीज को समझो कि क्यों यहां पे क्या कर रहे हो, अदरवाइज नहीं, दिक्कत हो जाएगा। आंसर टिक करना, मेरे को बोर्ड पे खड़ा होकर ना मजाक बना देना क्वेश्चन के लिए बहुत छोटी चीज है। रीजन, मैं रट के भी तो आ सकता हूं सॉल्यूशन, रट के भी तो आ सकता हूं सॉल्यूशन। मैं सारे सवाल का आंसर सामने लिख के रख सकता हूं इधर कॉपी पे,
लेकिन आपको थोड़ी एग्जाम हॉल में कॉपी पे आंसर लिख के मिलेगा, मेरे को तो मिल जाएगा। आप मेरे को कैमरा तक ही देखते हो, 1 आवर की क्लासें देखते हो। इस बात को समझो, आपको पेपर सॉल्व करना है, मेरा काम हो गया है, अब आपको सॉल्व करने सीखना पड़ेगा। नाउ अब मैं इस सवाल को देखूं तो बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इफ थीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस √3 प्लस 1 कॉट थीटा प्लस √3 बराबर 0। अब देखो इस सवाल को देखते आंसर टिक करना है। थीटा जो है ना 0 से 45 के बीच में है, 0 से 45 के बीच में सिर्फ एक ही एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री पुट करके देख लो, 30 डिग्री पुट करके देख लो। थीटा 30 रखता हूं तो कॉट 30 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर 3, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू 1 √3 और प्लस √3। √3 से √3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 0 बराबर 0। मतलब क्या होगा, साइन 30 प्लस कॉस 30 का वैल्यू बताना है। तो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, तो √3 प्लस 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, बहुत आराम से आप कर पा रहे हो। चलिए अगले सवाल को करना। देखो यहां से एलजेब्रा स्टार्ट होता है। एलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत चेंजेस होती है वैल्यू पुटिंग में। ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड पुट होता है तो फिक्स रहता है, और कुछ एंगल बेस्ड पुट होता है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं, कभी सिमेट्रिसिटी बनता है, कभी डिग्री पे भी बनता है। तो उस केसेस में कैसे कब पुट करना है, बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं। जैसे एक कंडीशन तो हमेशा फिक्स रहता है कि अगर जो वेरिएबल है वो ज्यादा है इक्वेशन से, तो देन you can put any number to the extra variables. You can put any numbers to the extra variable. But you can put any number में ऐसा नहीं कि मैं a को पुट कर दूंगा सर 2 to the power 2 into 3 to the power 7 वेरिएबल को, नहीं। अब आपसे बोला गया you can put any number to the variable, तो you should go with the minimum number. लाइक 0 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, -3 पुट करूंगा। अब -3 -2 पुट करते टाइम में भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है वो बोला है कि पॉजिटिव नंबर है। इस चीजों को ध्यान रखोगे ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था तो उस क्वेश्चन में था कि सीधा बोल दिया था XYZ इज रियल नंबर, उसे वैल्यू पुटिंग से बनाओ मर जाओगे। अब वहां पे कोई कुछ भी रख रहा है, मान लो बोल दिया कि XYZ इज ए नेचुरल नंबर, और आप वहां पे 0 पुट कर रहे हो, तो नेचुरल नंबर तो 0 है नहीं, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको ना कंडीशन ध्यान रखना होता है। मान लो मैं लिख दिया XYZ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंडीशन देके, जैसे यहां पर भी मैं पुट नहीं कर रहा हूं, अभी आपको सिखा रहा हूं कि आप वैसे जगह पे पुट कर दोगे जहां पे कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर आपको ये बात तो पता है ना वेरिएबल और इक्वेशन क्या होता है। मैं अगर लिख दूं x, मैं लिख दूं y, मैं लिख दूं x² + 5, तो ये सब वेरिएबल है, इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि x² + 5 लिखा तो इक्वेशन हो गया। इक्वेशन तभी होता है जब उसमें इक्वल का चिन्ह है। इक्वल का देखो, मैं अगर ऐसे लिख दूं कि x² + 3 = 0, या फिर x² + 5x = 3, तो ये इक्वेशन हुआ और ये इक्वेशन हुआ। लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। जिसमें इक्वेट होगा दो चीजें तभी जाके इक्वेशन बनता है। अब आपको देखना है, और वेरिएबल क्या है, कोई भी रैंडम ABC XYZ कुछ भी लिखा है वो सारे वेरिएबल है। अब मैं यहां पे बात करूं कि कितने यहां पे इक्वेशन है। सर 1 2 3 इक्वेशन है, 3 बार इक्वेट किया गया है। 1 2 3 वेरिएबल कितने हैं सर? P है, A है, B है, C है, Q है, R है। P है, Q है, R है, A है, B है, C है। 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है। इट मीन्स आई कैन पुट 3 वेरिएबल्स टू एनी नंबर। कुछ भी पुट कर लेंगे भाई, कर लेंगे ना जी सर। तो मैं बोला ना कि ABC को ना 0 पुट, ABC तीनों को 0 नहीं पुट करते ना, क्या करते ना कि B को 0 पहले एक एक को करके पुट करेंगे, C को 0 पुट करते हैं। जब मैंने C को 0 पुट किया तो मेरा कोइंसिडेंटली R भी 0 हो गया। अब आपको ये भी तो ध्यान रखना है 0/0 कहीं ना बने,
सारे ऑप्शन जीरो ना हो जाए। अभी आपको धीरे धीरे सीखते जाओगे, छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगा मैं। अगला है कि मैं बोला बी को जीरो पुट कर दो। अब जैसे मैंने बी को जीरो पुट किया तो क्यू भी जीरो हो गया। अब उसी में कोई उधर से बोलेगा सर ए को भी जीरो पुट कर दो, तो पी भी जीरो हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो वो वैसे प्रूफ करने वाले लोग मिलेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी कुछ लोग प्रूफ कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कैसे होगा बताओ। तो इसमें कोई वैल्यू पुटिंग वाला आएगा, बोलेगा दोनों तरफ जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो जीरो बराबर जीरो, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। तो ऐसा प्रूफ नहीं करना है ना, इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। अब मेरे पास तीन को कुछ भी पुट कर सकता हूं और ऑलरेडी चार मेरे जीरो हो गए, तो मेरे को क्या पता चला कि ये भी जीरो हो गया। अगर मैं जैसे ही बी और सी को जीरो पुट किया हूं, देखो ये बी और सी जीरो है, तो माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, पी बराबर हो गया एक, और ए को मैंने कुछ पुट नहीं करा है। अब अगर मैं जाऊं सवाल को देखने, तो मुझसे पूछा गया पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बताया जाए। पी एक है, जीरो है, आर और क्यू है जीरो, तो वन प्लस जीरो, वन का स्क्वायर वन। समझ रहे हो, मुझे p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर निकालना था। जब मैंने c को जीरो पुट किया तो मुझे r का वैल्यू मिला, जब मेरे को b को पुट किया तो q का वैल्यू मिला, और अपने आप p का वैल्यू वहां से निकल के आया एक, और मैं p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर निकाल दिया। क्लियर? यस सर। ऐसे सवाल टाइम आपके बचाते हैं पेपर में। ये सवाल ऑलरेडी आपको देखो तो 2017 मेंस और उसके बाद भी कई बार एसएससी में पूछा गया है, और ये वाला सवाल भी पूछा गया। ऐसा नहीं कि ये भी नया सवाल है, दोनों के दोनों पुराने सवाल है। जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग अलग करके दिया है, कई बार मल्टीप्लाई करके लिख देता है नीचे वाला पार्ट, बहुत पुराने सवाल है, CDS 2017 में पूछे गए सवाल। अगर मैं बोलूँ ये अगला सवाल क्या है, तो है इफ 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन एक है जिसमें s है, जिसमें a है, जिसमें b है, जिसमें c है, चार वेरिएबल है। मैं तीन को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन को ही पुट करो। हो सकता है कई बार किसी एक को पुट करोगे, किसी दो को पुट करोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं मैं सबको पुट करूंगा ही करूंगा, मैं तो जिद आ गया है, जिद आ जाऊंगा, ऐसा नहीं करना। आप एक आधे पुट करके देखो, आंसर निकल गया, काम खत्म। अब मेरे को इस सवाल को करना था, मैंने बोला एस को जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि एस ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, और एस बहुत दिख रहा है ससुरा। मैंने एस को जीरो पुट किया तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हुआ? जीरो। अब मैं बोलूँ s जीरो हो गया, s जीरो हो गया, s जीरो हो गया, तो माइनस ए इंटू बी ए बी, s जीरो हो गया, s जीरो हो गया, तो b इंटू सी बी सी, s जीरो हो गया, s जीरो हो गया, तो c इंटू एस सी है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे a को भी कुछ पुट करूँ, b को भी कुछ पुट करूँ, और c खुद ब खुद कुछ निकल के आए। लाइक मैं a को बोला 1 पुट कर दो, b को बोला 2 पुट कर दो, तो c -3 आ जाएगा। फिर मैं बोलूँ कि a को 1, b को 2, c को -3 ऐसे पुट करके देखो, तो भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बस आपको उसमें एक्स्ट्रा इफर्ट बढ़ जाएगा। इफर्ट बढ़ क्या जाएगा ना कि आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आपको चाहता है सॉल्व ही ना करो तो क्यों करना? ऐसे सवाल से टाइम बचाओ ना, 5-6 सेकंड में करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ab a प्लस बी माइनस सी। मैं बोला ना इसमें c तीन जगह है और b भी तीन जगह है, तो किसी एक को जीरो पुट कर दो। मैंने c को जीरो पुट करता हूं, c को जीरो पुट करा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये है आपका a प्लस बी। ए प्लस बी कॉमन ले लो, मेरे को क्या मिला? a माइनस बी प्लस 1। अब देखो कौन से ऑप्शन में कौन सा फैक्टर मिल रहा है। c को जीरो पुट किए, a प्लस बी माइनस 1 नहीं मिल रहा है, ये मिला a प्लस बी प्लस 1। c को जीरो पुट किए, a प्लस बी माइनस 1 नहीं, c को जीरो पुट किए, a माइनस बी प्लस 1 नहीं, c को जीरो पुट किए, बचा ही एक ही ऑप्शन, तो a माइनस बी प्लस 1 एक फैक्टर मिल गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा परेशानी नहीं है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, समझ गए? एकदम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लाल, अगला सवाल है आपका सीडीएस का आया हुआ, सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखो ये सवाल है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इतना सारा झमेला नहीं पढ़ सकते। अच्छा ये बताओ एक्स को जीरो कर दे? नहीं सर, क्यों? ए और सी दोनों जीरो हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा ठीक है चलो छोड़ा। जेड को जीरो कर दे? जेड करते हैं जीरो, जेड को करते हैं। जेड को जीरो करूंगा तो ये ऑप्शन भी डिफरेंट है, ये ऑप्शन भी डिफरेंट है, ये ऑप्शन भी डिफरेंट है, ऑप्शन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैंने जेड को जीरो करा, मैं जेड को जीरो करूं, जीरो 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 जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक हो गया। मैंने जेड को जीरो करा, जीरो जीरो जीरो। अगर मैं वहां देखूं वाई को भी जीरो पुट कर दे, क्या कर देते हैं ना वाई को जीरो, वाई को जीरो करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ऑप्शन। अच्छा ना, एक काम करता हूं, मैं वाई को जीरो पुट करता हूं, देखो ध्यान से, वाई को जीरो पुट करा और मेरा आंसर जीरो आ गया, तो मेरे को ये पता चल जाएगा ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इस दोनों में से कोई होंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। अगर वाई को जीरो पुट किया और इन दोनों में से कोई आंसर ही नहीं निकला, मतलब जीरो आया ही ना मेरा सॉल्यूशन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा इन दोनों में से कोई। लॉजिक को समझना। वैसे आप बिना जीरो पुट किए करते हैं, पहले बिना जीरो पुट किए करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, नीचे क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आसान हो गया, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, नीचे है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इजी हो गया भाई, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई खत्म, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, सॉल्व करो एक स्टेप, आ जाएगा आंसर। मैं जो समझाना चाहता था वो भी समझा देता हूं। 2x प्लस वाई माइनस जेड, जेड को आपने ऑलरेडी जीरो रख रखा है। लेकिन अगर मैं समझाना क्या चाहता था कि मैं y को जीरो पुट करूंगा, y को जीरो पुट कर रहा हूं तो मेरा ये ऑप्शन भी जीरो हो जा रहा है, ये ऑप्शन भी जीरो हो जा रहा है। अगर मैं y को जीरो पुट करता और इसका सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट आता वो भी जीरो आ जाता, तो मुझे इतना पता चल जाता कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों में से कोई जीरो नहीं है, आंसर यही दोनों में से कोई होगा। अब मैं क्या करता, y को जीरो पुट से हटा लेता, x को जीरो पुट कर देता, फिर मेरे इन दोनों में से डिसाइड हो जाता क्या आंसर होगा। ये है काम। लेकिन जैसे ही आप y को जीरो पुट कर रहे हो तो y जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सिंपली 1 प्लस 1 हो गया, बराबर हो जाएगा 2 के। और यहाँ आप y और z जीरो करोगे तो x बटे x 1 आया, यहाँ y और z जीरो करोगे तो 2x बटे x 2 आया, आंसर हो जाता। क्लियर? यस सर। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है मेरे लाल। तो आ जाओ मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल को करते हैं। आपके लगभग 12-13 सवाल होंगे अलजेब्रा के, जिसमें से मैंने बोला ना 2-3 सवाल 4 सवाल ऐसे थे जिसमें कंडीशन एकदम क्लियर लिखा था, उसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कंडीशन लिखा था। तो आप वैसे जगह पे वैल्यू पुट नहीं लगा सकते, तो उसे बेसिक से करो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ सारे सवाल आपको कम टाइम में करने हैं, मैं कभी नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूं कि अगर आपके पेपर में 25 सवाल आ रहे हैं तो 3 टाइप के सवाल आते हैं, एक इजी आता है, एक मॉडरेट आता है, एक हार्ड आता है। मैं बोलता हूं इसे आपको लेस देन 30 सेकंड में करना है, लेस देन 30 सेकंड में, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। इसे आपको 1 मिनट के अराउंड में करना है, 45 सेकंड, 50 सेकंड, 55 सेकंड, 1 मिनट। अब इन दोनों को कम टाइम में करोगे तो 3-4 सवाल तो ये होते हैं हार्ड, इससे ज्यादा नहीं होते। इस पे आप 2 मिनट भी टाइम दे दो, 3 मिनट भी टाइम दे दो तो अफोर्ड कर पाओगे। अब लेकिन आप यहीं पे आपने 1 मिनट वेस्ट कर दिया तो यहाँ पे आप टाइम नहीं दे पाओगे और ओवरऑल पेपर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोलता हूँ, क्या जो मेरे लिए इजी या फिर कोई और एस्पिरेंट के लिए इजी सवाल है आपके लिए हार्ड तो नहीं है ना? आपके लिए वो भी इजी सवाल लग रहा है। कोई एस्पिरेंट के लिए जो हार्ड है वो आपको इजी लग रहा है तो अच्छी बात है, इजी वाले आपको हार्ड नहीं लगने चाहिए, समझ रहे हो ना?
अब जैसे ये सब सवाल आने पर ना फंस रहे थे लोग, इस वजह से मैंने देखा तो 2-3-4 सवाल आपके अलजेब्रा के होंगे जो वैल्यू पुटिंग से नहीं होंगे, और मैक्सिमम सवाल वैल्यू पुटिंग से हो रहे हैं। अगर मैं बोलूं ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर अल्फा है, बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बीटा है, सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर गामा है। नाउ मेरे से बोला गया कि ए इंटू अल्फा, अच्छा ये सुनो, 1 2 3 3 इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी 6 वेरिएबल है। मैं अपने मन से 3 के साथ कुछ भी कर सकता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बोला कि सी को 0 पुट कर दो, सी को 0 पुट करता हूं तो कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? चलो बी को भी 0 पुट करता हूं, कोई इशू नहीं हो रहा है। जब सी और बी दोनों को 0 पुट कर रहा हूं तो जो अल्फा है मेरा वो ए स्क्वायर के बराबर हो रहा है। अच्छा मैं ए को भी 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा? 0/0 बन जाएगा। मैं अगर ए को 0 पुट करूंगा तो 0/0 हो जाएगा। देखो, क्योंकि मान लो ये भी 0 हो गया, 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 अब ये 0 होगा तो 0/0 बन जाएगा। तो ए को 0 नहीं पुट करो, अल्फा बराबर ए स्क्वायर रखो, ए को 1 2 3 पुट करना, नहीं तो होल्ड करो। बीटा बराबर 0 0, क्योंकि बी और सी 0 है तो बीटा आपका 0 हो गया। और आपका गामा, ये भी 0 ये भी 0, तो आपका जो गामा है ना वो भी 0 हो गया। अब मैं पुट किया, b इंटू बीटा 0 हो गया, c इंटू गामा 0 हो गया, b इंटू बीटा c इंटू गामा 0, a इंटू अल्फा, तो आपका अल्फा का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर, तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, b 0 c 0 बीटा 0 गामा 0, a इंटू अल्फा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, एक विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं आराम से। अगला सवाल है आपका, सॉल्व करने का कोशिश करो। सवाल है कि x यदि x इंटू ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी बराबर है y इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड x प्लस वाई बराबर है 2a क्यूब के, तो बताना है कि x माइनस वाई क्या होगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है x y a b। b को 0 पुट कर दे क्या? क्योंकि यहां पे b नहीं दिख रहा है। नहीं, कभी नहीं, गलती से करना। कोई बोला क्यों आप रोके सर? सवाल हो सकता है आपने b को 0 क्यों नहीं करा, रोके क्यों? रीजन, ऑप्शन ए भी 0 होगा, ऑप्शन बी भी 0 होगा, ऑप्शन सी भी 0 होगा, ऑप्शन डी भी 0 होगा। अब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा करेक्ट आंसर है, तो बी को 0 नहीं करना। बी को 1 कर दे क्या? कर देते हैं। बी को 1 करूंगा तो ये ऑप्शन डिफरेंट है, ये ऑप्शन डिफरेंट है। एक काम करें क्या, और ए को भी कुछ पुट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखो आप पुट तो कर सकते हो, अपन ए को कुछ ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे सेटिस्फाई कर जाए सारे कंडीशन को। मैंने बी को जब 1 रखा तो ए को 1 नहीं रख सकते, ए को 1 नहीं रख सकते। क्यों? ये भी सवाल उठ सकता है कि ए को 1 क्यों नहीं रख सकते। पहला रीजन है मेरे पास कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट बना देगा अनडिफाइंड फॉर्म यहां पे। और दूसरा रीजन है ऑप्शन ए बी सी डी में दो ऑप्शन मैच करने लगेंगे। एक को 1 नहीं रखते हैं, एक को हम लोग 2 रखते हैं। देखो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो अच्छी बात है। एक को जब मैंने 2 रखा तो 2 माइनस 1 1, 2 एकम 2/1, तो क्या हो गया? 1 प्लस 2 3x बराबर हुआ 2 1 3 माइनस 2/3, y के 3 माइनस 1/3, नहीं 2/3 ना, 2/3। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका x/y हो जाएगा। 3 तिया 9 2 से 7 गया, 9 से 2 गया 7, और ये x/y 7/9। अब मेरे को x रेशियो y पता है। अब मैं इस कंडीशन को फुलफिल कराता हूं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं अगर बोलूं कि x प्लस वाई कितना है, 7 9 16 x प्लस वाई, और 2a क्यूब में a को 2 पुट कर दिया, 2 गुणा 2 का क्यूब 8। सर 16 बराबर 16, मतलब a बराबर 2, x बराबर 7 और y बराबर 9 सेटिस्फाई कर गया। और साथ ही साथ मेरा ये भी सेटिस्फाई कर गया कि b बराबर 1। सारे कंडीशन फुलफिल करते हुए सेटिस्फाई कर गए। अब मुझसे पूछा गया x माइनस वाई बताओ, तो 7 माइनस 9 माइनस 2 होगा। पॉजिटिव वाला आंसर टिक खत्म करो, मतलब नेगेटिव वाला आंसर तो होगा जब भी होगा।
अब मैं बोलूँ -2b³ था, तो -2 × 1 यही आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है, एकदम नहीं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x + a + b बराबर 1/x + 1/a + 1/b, और आगे बोला दैट इज a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, which of the following is a quadratic equation whose roots are α² and β²? कौन सा इक्वेशन है जिसका α² β² रूट बनाएगा? देखो उम्मीद तो इतना है कि सी डी आंसर नहीं होगा। जनरली अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होता है और ये भी नहीं होना चाहिए आंसर। अब देखो मैं श्योर नहीं हूं, छोड़ो देख लेते हैं सॉल्व करके। ऑप्शन ए बी आंसर होगा जनरल। देखो क्यों मैं बता रहा हूं, जब भी कोई भी हो अल्फा मान लो नेगेटिव आ जाए, बीटा भी मान लो नेगेटिव आ जाए, जब मैं अल्फा स्क्वायर कर दूंगा और बीटा स्क्वायर कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, क्योंकि आपका कोई भी अगर जो जिसका रूट्स α² β² होगा उसका क्या होगा इक्वेशन, x² माइनस α² प्लस β² इंटू एक्स प्लस α² इंटू β²। यही इक्वेशन तो यही होगा ना जी सर। तो ये मैं श्योर हूं कि पॉजिटिव होगा, कोई कुछ भी कहे ये पॉजिटिव ही होगा। अब मैं इसके बारे में इस वजह से नहीं बोल पाया, क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर बी होगा। आंसर इस सवाल को करना होगा, रिस्क नहीं लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर पेपर में हो तो मैं टिक करूं और उसे घेर लो, आके एक बार बाद में चेक कर लेंगे, छूटे भी ना और अपने गेस भी खेल लिया है, ठीक है। आंसर पॉसिबल है बी होगा, ऐसा कंडीशन बनेगा। आओ हम लोग चेक करते हैं सॉल्व करके। देखो एक काम करते हैं ना, ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए और बी को 1 1 पुट कर देते हैं। चलो ये लिखा था तो रहने दो इसको, ए और बी को 1 1 पुट कर देते हैं। 0 क्यों नहीं किया, सीधे लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए, और 0 करोगे तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। तो 1 1 किया मैं, तो क्या होगा नीचे 1/x + 2 बराबर 1/x + 2। सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है सॉल्व करना। x को इधर ले आओ, x - 2/2 इंटू x²। चलो इसको 2 बचा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं काम। x² प्लस 2x बराबर 2, x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, x² प्लस 2x, और ये इधर -1 होगा तो +1 हो जाएगा बराबर 0। x के दो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो जो हमारे दोनों रूट हो गए -1 हो गए। नहीं समझ में आया, चलो समझाता हूं। अगर मैं बोलूं x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, तो x² प्लस 2x बराबर किसके था, -1 के। 1 को इधर लाया तो x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर है 0, तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या आया -1। और साथ साथ एक कंडीशन और दे गया कि जो दोनों रूट्स है वो इक्वल है, ए और बी इक्वल है, अल्फा और बीटा इक्वल है, क्योंकि x + 1 इंटू x + 1 हो रहा है, मतलब ए भी 1 है, अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है। अल्फा और बीटा दोनों 1 है, तो α² क्या होगा 1 और β² क्या होगा 1, तो 1 + 1 2, तो x² - 2x + 1। ये प्लस नहीं होगा, वही तो बता रहा था नेगेटिव पॉजिटिव देख लो, देखो ये पॉजिटिव हो रहा है और ये भी पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ का साइन फिक्स है। वही इक्वेशन लिखा था ना थोड़ी देर पहले कि जो इक्वेशन होगा कुछ यूं होगा, यहाँ x है, तो इस दोनों का सम 2 आया, इधर का मल्टीप्लाई 1 आया, ठीक है। चलो इस सवाल को करते हैं। मेरे लाल इस सवाल को करने का कोशिश करो। सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलोज। अगले 2 आइटमों के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। लेट p बराबर x⁴ माइनस y² z², q बराबर y⁴ माइनस z² x²। कर लो थोड़ा एक दो खुद से भी, बहुत देख लिए। r = z⁴ माइनस x² y²। मतलब कुछ लोगों तो ऐसे देखते हैं, मूवी टाइप देख जाते हैं क्लास को ऐसे, वो कुछ लोग तो इसमें मेरे को ना 1.75x पे सुनते हैं,
1 पॉइंट, मेरी खुद की बहन, मेरी जो अंकल की बेटी है वो बताई कि मैं आपको 1.75 पे पढ़ती हूँ। इज्जत ही नहीं है घर में भी लोग मुझे शांति से नहीं सुन पाते। अब इधर क्या करना है, देखो पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है, 6 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, सॉरी 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है। अपन पुट करना शुरू करते हैं। जेड को 0 करते हैं, वाई को भी 0 करते हैं, इससे क्यू भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। जेड को 0 किए, वाई को भी 0 किए, जब y इंटू जेड 0 हो गया तो p बराबर आ गया x टू द पावर 4, p बराबर आ गया x टू द पावर 4, q बराबर 0 आ गया कंप्लीट, और r बराबर 0 आ गया कंप्लीट। सॉल्यूशन करते हैं। मुझसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर। ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों 0 हो गया, q भी 0 है और r भी 0 है। p इंटू एक्स स्क्वायर, p क्या वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, जो उत्तर आएगा एक्स टू द पावर 6 आएगा। मिलाते हैं, ये 0 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 ये 0, p इंटू एक्स स्क्वायर खत्म, नहीं बे ये बच गया, ये बच गया ना, p इंटू एक्स स्क्वायर, ये बच गया। ये दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, अच्छा ये भी तो बच गया, हमको लगा ज्यादा आसान है। देखो आप ध्यान से, q और r 0 होगा तो माइनस p इंटू माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, p इंटू एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, p इंटू एक्स स्क्वायर, गड़बड़ हो गया है ना। कोई बात नहीं, अपन एक काम करेंगे। मुझे एक चीज तो पता चला ना कि ऑप्शन बी नहीं होगा, मुझे एक चीज तो पता चल गया कि ऑप्शन बी नहीं होगा। हाँ, अपन एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं ना, इस बार हम लोग ना ये काम करते हैं कि y और z को 0 ना पुट करके x और y को 0 पुट कर देते हैं। चलो, जब मैंने x और y को 0 पुट करा तो क्या होगा, कहानी बदल जाएगा। कहानी ये होगा कि अब p बराबर 0 ले लेंगे। जैसे ही मैंने x और y को 0 पुट किया तो p बराबर 0 हो गया और मेरा q बराबर भी 0 हो गया। अब जो मेरा r है ना वो z टू दी पावर 4 है। अब मैं सॉल्व करता हूं, मैंने p को 0 और q को 0 कर दिया, आंसर r इंटू जेड स्क्वायर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं कहां पे आ रहा है। ये ऑप्शन ट्राई नहीं करना हो तो खत्म हो गया। r इंटू जेड स्क्वायर आ रहा है, होल्ड, r इंटू जेड स्क्वायर आ रहा है, होल्ड, r इंटू जेड स्क्वायर आ रहा है, ये भी होल्ड। भैया दिक्कत हो गया। चलो अगले ट्राई करते हैं ना। इस बार x और y को किए थे, इस बार ना क्या करते हैं, x और z को 0 कर देते हैं। जब मैंने x को और z को 0 किया तो p 0 आ गया, जी सर। q आपका y टू द पावर 4 आ गया, जी सर। और r जो आएगा ना x और z 0 करने पर 0 हो जाएगा। अब मैंने ना एक काम करना है कि मैं जब p और r को 0 रख रहा हूं तो क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ये होगा p खत्म r खत्म, q y स्क्वायर कहाँ बन रहा है, q इंटू वाई स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ठीक है। q इंटू वाई स्क्वायर नहीं बन रहा है, q इंटू वाई स्क्वायर नहीं बन रहा, ऑप्शन है। देखिए ना, बेनिफिट आपको समझ में आ गया, बेनिफिट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग काम करना था। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरे को ऐसे नहीं खेलना, कोई बात नहीं, x को 1 y को 2 z को 3 पुट कर दो। 1 1 1 पुट नहीं करना, 1 1 1 इसलिए नहीं पुट करना कि p बराबर 0, q बराबर 0, r बराबर 0 हो जाएगा तो 0 0 0 हो जाएगा, तो आंसर सारे 0 हो जाएंगे। इसलिए 1 1 1 नहीं पुट करना, 1 2 3 पुट कर दो। जैसे आप x को 1 y को 2 और z को -1 पुट कर दो, एक एक वैल्यू निकल के आ जाएगा। p का वैल्यू ये है, q का वैल्यू ये है, r का वैल्यू ये है, और x का 1 रख लिए, y का 2 रख लिए, z का -1 रख लिए, सबके 6 के 6 वैल्यू आ जाएंगे, सब पे सेटिस्फाई करा लेना। एक तरीका वो भी है। क्लियर? यस सर। इस सवाल को करो। सवाल ये है कि सेम सवाल है, अच्छा यहां अलग पूछा है। अपन वही काम करेंगे, एक बार x को 0 एक बार y को 0 पुट करेंगे। जब x और y को 0 पुट किए तो p बराबर 0 हो गया, q बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, और r बराबर क्या हो गया, z टू दी पावर 4 हो गया। मैंने क्या किया, अच्छा हम लोग ना p को पुट कर देते। देखो आसान है यार, 0 आंसर आएगा इसका, ये ज्यादा आसान हो गया। मैं दिखाता हूं, देखो हमने इस कंडीशन को फुलफिल किया था
जब मैंने z को 0 और y को 0 पुट किया तो q और r 0 आ गए थे ना। हाँ अब देखो, मैंने z को और r को 0 पुट किया था, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स टू दी पावर 4। और सर जो एक्स टू दी पावर 4 था वो तो p के बराबर था, तो p इंटू पी स्क्वायर हो गया, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर को घटा दो, 0 आ गया। होल्ड, मैंने पहला जो वैल्यू पुटिंग किया था कि z को 0 y को 0 पुट करने पर मेरा जो आया था q 0 आया था, r 0 आया था, p एक्स टू दी पावर 4 आया था। जैसे ही हमारा ये कंडीशन आया था मैं इसी को फिर से सेटिस्फाई कराया कि मेरा q 0 है, मेरा r 0 है, तो क्यू आर खत्म हो गया। मेरा बचा क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पी इंटू एक्स टू दी पावर 4, और एक्स टू दी पावर 4 एक्चुअली p है, तो p इंटू पी स्क्वायर, और एक पी स्क्वायर यहाँ है, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0। क्लियर है? यस। ऑलमोस्ट सवाल आपके वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो गए सीडीएस के। मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप प्रैक्टिस करे हो सवालों का, अगर आपको कंडीशन ध्यान रखते हो तो आप पेपर कर जाओगे। अगर आप सिर्फ हवा में ऊपर ऊपर की चीजें सिर्फ रट्टा मारे हो तो गलती होगा, नहीं बनेगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, डर सा लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं करोगे फील। तो आपने खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं एक बैच भी चला रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली वैसे अरिथमेटिक का है, ये सेशन एडवांस ओरिएंटेड रहा है, एडवांस का भी नहीं चल रहा है, आएगा तो अपन बता देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग में मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं गंदगी मचाया हुआ हूँ कि ये बैच है वो बैच है ये बैच है, किसी को ठग से पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं भले कम पढ़ाऊँगा, जितना पढ़ाऊँगा वो सटीक पढ़ाऊँगा, सही पढ़ाऊँगा, उससे सिलेक्शन होगा, उससे एग्जाम में सवाल फंसेंगे, और उससे अगर आप आ गए सवाल एक भी, तो आप हमेशा जो भी स्टूडेंट होगा उससे कम टाइम में करोगे। इतना मैं करा सकता हूँ। मैं ऐसा है नहीं दिन भर में बोलता हूँ कि 12 बैचेस देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 12 बैच नहीं लूँगा। क्यों लूँ भाई? मैं जितना पढ़ाऊँगा, कम बैच पढ़ाऊँगा, कम पढ़ाऊँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा, ये मेरा सोच है। अब अगर मैं बात करूँ, ये हमारा अरिथमेटिक स्पीड बूस्टर है, चालू 20 नवंबर से हुआ है, क्योंकि मैंने तो इसमें आपके ना, आपको ऐसा नहीं जाके इनरोल ले लेना है, नहीं, आप ऐप पर जाओगे तो आपको परसेंटेज के लगभग 3 से 4 लेक्चर फ्री मिलेंगे, तो उस परसेंटेज कंप्लीट फ्री मिलेगा बूस्टर में। तो आपके 4 बूस्टर सेशन मिलेंगे इसमें परसेंटेज के, उसको देखना कि आप उसे झेल पा रहे हो, उसे पढ़ पा रहे हो, क्योंकि प्रॉपर ना मेंस ओरिएंटेड क्लास है। ये सवाल है इसका ये सॉल्यूशन, ये सवाल है इसका सॉल्यूशन। 4 घंटे के लगभग मैंने 130 सवाल कराए हैं। इससे आप समझ सकते हो कि क्या ही स्पीड रहती होगी। तो बाद में ये नहीं बोलना कि सर पैसा लेके भाग गया, पैसा मेरा ठग लिया। तो इसीलिए मैं पहले ऐसा, ये सब चीज़ें मेरे को सुनना पसंद नहीं है ना, मैं करता हूँ। तो आप पहले से पढ़ना और फिर आप पे करना। 501 रुपये फी है, क्योंकि आप सोचो 4 घंटे में मैंने 130 क्वेश्चन कराया, 4.5 घंटे होंगे, तो मेरी क्या ही स्पीड रही होगी। क्या आपको स्पीड मैनेज कर पा रहे हो? क्योंकि आने वाले सेशन उसी तरीके से होंगे। अगर आपने गलती से पैसा पे कर दिया तो आपके पैसा वेस्ट हो जाएंगे। आप मत लेना एडमिशन। तो आप पहले पढ़ना, समझना, अगर आपके लिए हो, हेल्पफुल हो, तो फिर इनरोल करके पूरा पढ़ना। और नेक्स्ट अगर लगता है कि नहीं मेरे को बेसिक वीक है, मेरा बेसिक सेशन मेरे को चाहिए, तो आप इस पे भी परसेंटेज मैंने फ्री कर रखा है। इसमें तो परसेंटेज फ्री कर रखा है, तो आप इसके परसेंटेज जाके देखना, लगे कि हेल्पफुल है तो इनरोल कर लेना, ठीक है। और ऐसे रैंडम नहीं जाके पढ़ के एडमिशन लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना भाई। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। डे 30 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मतलब अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन डे 30 होगा। और डे 30 पे मैंने काफ़ी मेहनत किया है। समझ जाओ मैंने जितने साल पढ़ाई करा है एसएससी का और जितने दिन पढ़ाया है, उन दोनों को एक्सपीरियंस मिला कर डे 30 बना रहा हूँ। तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, डे 30 आपको हेल्प करेगा। अभी तक हेल्प कर रहा था, ऐसा नहीं कि कोई भी सेशन ऐसा है कि हेल्पफुल नहीं है, लेकिन डे 30 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं डे 30 में 1 से 2 दिन बाद। अभी के लिए बाय बाय।